नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रिया आज आर्यन और अलेक्जेंडर की मदद के साथ जब उन तीनों को आज ये फ्री टाइम था, जबकि वो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा शेड्यूल उसके हिसाब से अपना काम कर चुके थे, तो अब यहाँ पर ये अब फिर से उसी गेम को खेलते हैं और फाइनली अब यहाँ पर इस गेम में ये जीत भी जाते हैं। और ये सब करने के बाद वो यहाँ पर अभी लंच टेबल पर आते हैं। जैसे ही वो लंच टेबल पर आते हैं तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी दादी माँ ने किंग के लिए यहाँ पर कुछ बॉइल्ड खाना बनाया हुआ था, जिसे देखकर अब यहाँ पर रिया कहती है मुझे भी ये बॉइल्ड खाना खाना है। और ये कहते हुए वो प्लेट को आगे कर देती है, तो इधर आयशा मारवा भी अब रिया की प्लेट में कुछ पोर्शन अब उस खाने का रख देती है। इधर किंग के पैलेस में रिया जैसे ही यहाँ पर अपनी प्लेट से कुछ पोर्शन को उठाकर अब खाती है, तो वो अब यहाँ पर इसे खाते ही अपने मुंह में लेते हुए कहती है, वाओ वाओ दादी माँ, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। सच में मुझे नहीं पता था कि ये बॉइल्ड खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है। रिया की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, क्या सच में रिया आप सही कह रही हैं? हाँ, क्या आप सच कह रही हैं? क्या आपको ये बॉइल्ड खाना बहुत ही पसंद आया? मुझे तो लगता था कि मेरी रिया को बस जंक फूड ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब मेरी दादी माँ की इस बात को सुनकर अब रिया हाँ में अपना सिर हिला देती और वो अब कहती है, इसे तो दादी माँ मैं रेगुलर बेसिस पर भी खा सकती हूँ। देखो, मुझे इसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। इवन अब आगे से आप मुझे भी ऐसा ही खाना देना, मेरे लिए ऐसा ही खाना बनाना। रिया की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाता और अब आर्यन कहता है, सच में दादी माँ, रिया इज राइट। वैसे दादी माँ, आज आपने बस यही खाना बनाया है ना? इसके अलावा तो और कुछ भी खाना नहीं बना है ना? अब आर्यन की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं बेटा, आपकी दादी माँ ने और भी बहुत कुछ ही बनाया है। आपके और अलेक्जेंडर के इसमें कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं एंड एक्सोटिक सलाद भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों को तो यही सब पसंद है ना, जैसे आपके डैड को पसंद है, तो ये मैंने अलग से बनाया है। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, दादी माँ, नेक्स्ट टाइम हमारे लिए आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप जो खाना बना रही हैं, हमारे लिए वही खाना चलेगा। हमारे लिए अलग एक्स्ट्रा मेहनत मत कीजिएगा प्लीज़। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी दादी माँ को बिल्कुल भी परेशानी हो। और वैसे भी आप जो ये इतना सब कुछ बना रहे हैं हमारे लिए, तो यही बहुत है दादी माँ। तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। आगे से आप जो भी कुछ बड़ी के लिए बनाती हैं, तो बस आगे से हम भी बड़ी के उसी खाने को ही हम भी शेयर कर लेंगे, ठीक है दादी माँ? अब यहाँ पर अब उनकी बातों को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर हर रोज सात्विक आहार ही बनाऊंगी आप सभी के लिए, ठीक है? अब क्योंकि सात्विक आहार सच कहूँ तो सबसे बेस्ट होता है। इस बात पर अब किंग भी कहते हैं, अगर यही डिसीजन है, ये सब डिसाइड कर लिया है, तो फिर सावित्री किचन के पीछे जो मिनी गार्डन है ना, जरा उसमें रिया को जाने के लिए कहना। वो वहाँ से वाटर वेजिटेबल्स ले आएगी। इधर उसकी इस बात पर अब रिया कहती है, वो वाटर वेजिटेबल्स क्या? वो क्या होते हैं? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा रिया कि वाटर वेजिटेबल क्या होती है। पता है, जब मैं डॉक्टर अमृता के साथ वहाँ पर रहता था ना, तो वो मुझे ऐसे ही वेजिटेबल तोड़ कर लाने के लिए कहती थी, जैसे अभी बड़ी आपको कह रहे हैं। और तुम्हें पता है रिया, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स थी और मैंने तो वहाँ पर ब्रोकली को तोड़ना भी सीखा था, जो मुझे पहले नहीं आता था। एंड यू नो व्हाट, लेडी फिंगर, कैरेट और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स, और उनका टेस्ट भी सच में
जो वेजिटेबल्स हम नॉर्मली खाते हैं ना, उनसे तो बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि वो सच में घर पर की हुई फार्मिंग थी, इसलिए उसका एक नेचुरल टेस्ट था, स्पेशली कद्दू की सब्जी का। जैसे ही अब रिया ने ये सब सुना, वहाँ रिया तो अपनी फटी फटी आंखों से अलेक्जेंडर को देख ही रही थी, लेकिन ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका किंग और किंग और आयशा ये दोनों ही यहाँ पर हाथ में जो निवाले उनके हाथ में थे, वो मुंह के पास अचानक से उन दोनों के ही रुक जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर अलेक्जेंडर अब यहाँ पर कौन सी डॉक्टर अमृता की बात कर रहा है और कौन सी जगह की। पहले तो वो दोनों अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर किंग क्योंकि उनका अब एक सवाल यहाँ पर ये आ गया था कि डॉक्टर अमृता शब्द सुनते ही वो वहीं पर ही रुक जाते हैं और अब वो अपने सवाल को पूछते हैं डॉक्टर अमृता के बारे में ये क्या कह रहे हैं। और वैसे भी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या एज है डॉक्टर अमृता की, क्या आप उसकी एज हमें बता सकते हैं। इधर ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है अराउंड दादी माँ के जितनी ही होगी आई थिंक उनकी एज, बट उनके हाथ का फूड तो सच में उसके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है बड़ी, क्योंकि वो एक बहुत ही सुपर फूड होता था। इस बात पर अब किंग अपना मील फिनिश करने लगते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर अमृता के बारे में वो बातें वो अभी भी उसके कानों में ही थी। और इधर अपना फूड फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर किंग अब अलेक्जेंडर से कहते हैं अलेक्जेंडर तुम अपनी बहन की हेल्प कर दो वहाँ से वो सारी की सारी सब्जियाँ लाने में, क्योंकि देखो अब वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी बहन को नेचर के बारे में भी नॉलेज हो, क्योंकि ये आज तक बस अपने डैड के प्यार में ही पली है ना, तो अब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये कहते हुए ही किंग अब वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अब उन्हें रोकते हुए भी यहाँ पर आयशा मारवा कहती है वो मैंने आपके लिए वो मसाला दूध भी बनाया था, क्या वो आप अभी लेंगे। इधर आयशा मारवा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं वो मेरे रूम में भिजवा देना, बाद में मैं उसे पी लूँगा। और हाँ, जैसा कि रिया ने कहा है आज से हर रोज वो सात्विक भोजन ही खाएगी, इसलिए देखो आयशा इस बात का ध्यान रखना कि आज से यहाँ पर सात्विक भोजन ही बनेगा और कुछ भी नहीं। अब किंग की ये बात सुनते ही जहाँ पर रिया को एकदम से ही शौक लगता है, क्योंकि रिया ने सोचा नहीं था कि उसकी बात को किंग सच में इतना सीरियसली ले लेंगे। तो वहीं बाकी सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये सभी रिया के नेचर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। रिया को बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने में बहुत ही मजा आता था, इसलिए रिया ने यहाँ पर किंग के भोजन की इतनी तारीफ कर दी थी ताकि उसका शेड्यूल इतना टाइट ना बने, ताकि किंग उससे थोड़ा सा खुश हो जाए। लेकिन रिया को नहीं पता था कि वो अपनी बातों से ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब यहाँ पर रिया को बहुत ही परेशानी होती है कि अब वो डेली ये सात्विक खाना कैसे खाएगी। अब यहाँ पर किंग के जाने के बाद अब रिया कहती है दादी माँ मेरे लिए ये छोटे आलू बनाएंगी ना, हाँ देखो ये बहुत ही टेस्टी हैं। रिया की ये बात सुनकर आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब आयशा मारवा कहती है अगर मेरी रिया को ये भी पसंद है तो हाँ मैं उसके लिए ये जरूर बनाऊंगी। चलो अब सभी अपना अपना मील फिनिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर किचन गार्डन में भी तो जाना है ना। देखो अभी के अलेक्जेंडर के बड़ी कह कर गए हैं ना, तो चलो जल्दी से फिनिश करते हैं। आयशा मारवा की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है दादी माँ मेरी ड्यूटी सबसे ज्यादा है ना, देखो मेरे भाइयों की ड्यूटी तो कितनी कम है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ही ड्यूटी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। हाँ ये तो पार्शलिटी है ना दादी माँ, मैं ही अकेली इन दोनों से ज्यादा काम क्यों करूँ। देखो ये तो कितना रिलैक्स फील करते हैं, और एक आप मेरी हालत देखो, मेरी तो हालत कितनी खराब हो जाती है ना दादी माँ। इधर रिया की इस बात पर अब यहाँ पर आर्यन कहता है अरे बुद्धू रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है कि हमारी ड्यूटी कम है जबकि तुम्हारी ज्यादा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, जब मैं और दादी माँ यहाँ पर आए थे ना रिया, तो मुझे भी बड़ी ने यही काम दिया था जो अब तुम्हें दिया है, क्योंकि एक बार तो हम सभी को ही ये काम करना ही करना पड़ता है। और अभी अलेक्जेंडर ने भी तो कहा है ना कि वो जब वो जहाँ पर था, मतलब वो जो भी कुछ अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, वहाँ पर उसे भी यही ड्यूटी मिली थी। तो देखो रिया, ये एक सीधी सी बात है, हम दोनों ये काम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हमें वो ड्यूटी नहीं मिली है। लेकिन तुमने अभी तक ये काम नहीं किया है, इसलिए अब तुम्हें भी तो वही सब काम करना पड़ेगा ना। हाँ बताओ, जब हमने पहले उसे कर लिया तो अब हम उसे बार बार क्यों करेंगे। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ रिया देखो, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तुम्हारे दोनों ही भाइयों ने वो काम पहले कर लिया है, वो उसे करके उससे अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो अब बारी बेटा आपकी है। अब चलो, और वैसे भी आप इस तरह से अपने काम को उनके काम से कंपेयर नहीं कर सकते। वो क्या है रिया, जो जिस काम को करता है उसे अपने काम के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है। जब तक हम उस काम को नहीं करते तब तक दूर से हमें दूसरे का काम अच्छा लगता है, सेम जैसा अब तुम्हें लग रहा है। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दोनों का काम कम है, अरे इनकी ड्यूटी भी तो उतनी ही है। वो बात अलग है कि तुम्हारी कुछ और है और इनकी कुछ और। इसलिए चलो अब, और वैसे भी आपके साथ आप अकेले नहीं जा रहे हो ना, आपके साथ तो दादी माँ भी जाएगी, हाँ आपकी हेल्प के लिए। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया के चेहरे पर एक से स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया को अब उसकी दादी माँ का साथ मिलने वाला था। इसलिए अब रिया यहाँ पर कहती है, वाओ दादी माँ, सच में आर यू श्योर, आप मेरे साथ चल रही हैं। अब यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर आयशा मारवा एक स्माइल के साथ रिया को के सामने हाँ में अपने सिर को हिला देती हैं, जिसे देखकर अब रिया कहती है, फिर तो सच में बहुत ही मजा आएगा दादी माँ। फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है ये काम करने में, क्योंकि मुझे लगा मैं वहाँ पर जाऊंगी, मुझे तो इन वेजिटेबल्स के बारे में पता भी नहीं है, और देखो मैं इतनी छोटी सी, मैं उन सबको कैसे लेकर आऊंगी। इधर जैसे ही यहाँ पर रिया ने ये कहा तो वो सभी अब रिया की बातों पर हंसने लगते हैं, और इधर ऐसे ही अब बातें करते हुए वो सभी अब वहाँ से किचन की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में, क्योंकि नताशा यहाँ पर अक्षय वर्मा को लेकर आने वाली थी, तो नताशा काफी स्पीड के साथ पेरिस की सड़कों पर अपनी गाड़ी को दौड़ा रही थी, और अब वो फाइनली यहाँ पर नताशा और अक्षय वर्मा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद अब यहाँ पर अक्षय वर्मा अब नताशा से कहता है, वाओ आयशा, ये तो बहुत ही सुंदर है आयशा, किसका पैलेस है ये। इस बात पर अब नताशा कहती है, क्या तुम्हें ये पैलेस पसंद आया। देखो मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें ये पैलेस पसंद आया है, वैसे ये पैलेस किसका है वो तो मुझे भी नहीं पता, और आई थिंक ये तुम्हें भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हम दोनों को यहाँ पर रहने से मतलब है, ना कि इस बात से कि ये पैलेस किसका है। इसलिए चलो अभी रूम में चलते हैं। इधर नताशा की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है, हम एक ही रूम में रहेंगे ना आयशा, अलग रूम में तो नहीं, क्योंकि देखो इस पैलेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है इसमें तो न जाने कितने ही अनगिनत कमरे होंगे। कहीं यहाँ आने के बाद अब तुम अपना कोई अलग से रूम लेकर तो नहीं बैठ जाओगी ना आयशा। देखो भले ही वो घर वहाँ पर छोटा था, लेकिन मैं उसमें खुश था कि हम दोनों कम से कम एक कमरे में तो रह रहे थे। अब अक्षय वर्मा की इस बात पर अब यहाँ पर नताशा कहती है, अभी तक क्या हम पानी में रह रहे थे क्या अक्षय। हाँ पहले मुझे ये बताओ। अरे तुम इतने सिली से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। क्या तुम ये सारे क्वेश्चन पूछना बंद नहीं कर सकते। एक काम करो अक्षय, पहले चलकर थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि सच में तुम जो ये सिली क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे इन सवालों से बोर हो चुकी हूँ, और वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले तो आराम करना है, और उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाकर हम दोनों के लिए कुछ बना पाऊंगी। नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, किचन में सब कुछ है क्या। इस बात पर अब नताशा कहती है, हाँ उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, किचन में सब कुछ अवेलेबल है, और 3rd फ्लोर के एलिवेटर से 4th रूम हमारा ही है, इसलिए चलो अभी हमें वहीं पर ही चलना है।
नताशा की ये बात सुनते ही अब अक्षय कहता है, सीधा 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 ही हमें 3rd फ्लोर पर जाना है यार। हाँ क्या, फर्स्ट फ्लोर पर क्यों नहीं? अरे जब ये यहाँ पर इतना पूरा का पूरा पैलेस खाली है और यहाँ पर कोई रह भी नहीं रहा है तो यहाँ पर आयशा एक बात बताओ, हम 1st फ्लोर पर क्यों नहीं रह सकते? आखिर 1st फ्लोर में क्या बुराई है? तुम्हें 3rd फ्लोर पर ही क्यों जाना है? इनफैक्ट 1st भी छोड़ो, हम तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में भी रह सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ना आयशा, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी तो कितने सारे कमरे हैं। इवन मैं तो चाहता हूँ हम यहीं पर ही रह जाते हैं। अब अक्षय की फिर से ये बातें सुनते ही अब नताशा कहती है, if you are comfortable here then I am happy। फिर ऐसा करो कि यहाँ पर तुम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहो। पर देखो अक्षय, मैं तो जा रही हूँ 3rd फ्लोर पर, क्योंकि मुझे तो इस पैलेस में 3rd फ्लोर पर ही रहना है। बाकी मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगी, वरना तुम्हें लगेगा कि मैं हर चीज में तुम्हारे लिए रोक टोक करती रहती हूँ। तुम यहाँ पर रहो और मैं 3rd फ्लोर पर रहूंगी। इधर यहाँ पर जैसे ही नताशा ने ये कहा तो ये कहते हुए ही नताशा अब यहाँ पर अपने रूम की तरफ, जो वो यहाँ पर 3rd फ्लोर पर 4th रूम बता रही थी, उसकी तरफ जाने लगती है। तो वहीं इस तरह से आयशा को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब यहाँ पर अक्षय वर्मा कहता है, अरे अरे रुको आयशा, तुम तो बुरा मान गई, मेरे लिए इंतजार तो करो। और वैसे भी ये पैलेस तो 2 लोगों के लिए बहुत ही बड़ा है यार, और ऊपर से तुमने यहाँ पर सर्वेंट को रखने से भी मना कर दिया है। अब इस पैलेस की मेंटेनेंस कैसे होगी? इसे साफ कौन करेगा? देखो ये तो बहुत ही बड़ा है ना। इस बात पर अब नताशा कहती है, 2 लोगों के लिए सर्वेंट हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि देखो अक्षय, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें किसी भी सर्वेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अब चलो यहाँ से, और अगर अभी भी नहीं चलना तो फिर रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई वेट नहीं करने वाली हूँ। और ये कहते हुए ही नताशा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वही नताशा को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अक्षय वर्मा भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है, क्योंकि अक्षय वर्मा को तो नताशा के साथ ही रहना था। इसलिए अब उसने अपने दिमाग से ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर की सारी बातों को यहाँ पर एक झटके में ही हटा दिया था। इधर एक तरफ जहाँ पर ये दोनों अब अपने रूम में अपना सामान रखने के लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ किंग यानी कि रोहित की पैलेस में यहाँ पर रोहित अपने रूम में बने हुए एक सोफे पर बैठे हुए थे। रोहित अब यहाँ पर रोहित ने यहाँ पर इस रूम में बैठकर टीवी की स्क्रीन को ऑन किया हुआ था और वो टीवी पर यहाँ पर मनाली की न्यूज़ को ही सुन रहा था। तो वहीं उनके पीछे यहाँ पर चिराग और अब्दुल ये दोनों भी खड़े थे। जब रोहित यहाँ पर मनाली की सारी ही खबरों को देख रहा था तो चिराग और अब्दुल भी मनाली का ये नज़ारा देखकर वो भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसे देखकर अब यहाँ पर चिराग अपने आप को रोक नहीं पाता और अब चिराग कहता है, किंग हमें देखो, कुछ तो करना चाहिए। इस तरह से तो पूरा का पूरा मनाली शहर ही बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। पहली बार लाइफ केयर हॉस्पिटल में बेड की इतनी कमी हो रही है। अरे देखिए ना, यहाँ पर पेशेंट की बाहर कितनी भीड़ है। जहाँ तक देखें तो वहाँ पर लोग ही लोग खड़े हैं। यहाँ तक के लोग 10 टाइम ज़्यादा अमाउंट देकर यहाँ पर बेड रिजर्व करवा रहे हैं। ऐसे तो एकदम से तबाही आ जाएगी, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम ही यहाँ पर हिल जाएगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, गवर्नमेंट का क्या कहना है? इस बात पर अब चिराग कहता है, किंग आपके सेंड किए हुए रिक्वेस्टिंग ईमेल ने अपना काम कर दिखाया है। मनाली में कल से लॉकडाउन लगने वाला है, जिसके बाद लोग अपने घरों से कम निकलेंगे। यहाँ तक कि वहाँ पर घूमने आए हुए गाइस यानी कि टूरिस्ट, वो सभी टूरिस्ट को वहीं पर ही रोक दिया गया है ताकि वो वहाँ से आगे ना बढ़े। आपके कहे अनुसार मनाली के होटल पैराडाइज पर फ्री बुकिंग भी अवेलेबल करा दी गई है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ देश विदेश से आए हुए हैं उन सबके रहने का वहाँ पर होटल पैराडाइज में ही उनके लिए इंतजाम कर दिया गया है और उन्हें वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब चिराग यहाँ पर फिर से कहता है कि मनाली की हालत तो सच में बहुत ही खराब होती जा रही है। हर एक बीते लम्हे के साथ वहाँ पर सिचुएशन और भी खराब हो रही है और सच में आगे क्या होगा उसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता
है हमें बेस्ट डॉक्टर के साथ साथ बेस्ट साइंटिस्ट भी चाहिए हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है किंग हमने बेस्ट है, हमें बस वहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर के होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ के लिए हमारे पास बेस्ट फाइटर भी होने चाहिए। मनाली पुलिस अब उस आदमी के पास गई थी और वहाँ जाते ही कुछ तो वहाँ उस आदमी से ही इन्फेक्टेड हो गए और कुछ वहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। वो लोग भी वहाँ से उस आदमी का कुछ नहीं कर पाए। ये सुनते ही अब रोहित कहता है लेकिन इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ही ना। और सबसे बड़ी बात कि आखिर किसने किया है ये एक्सपेरिमेंट, अभी तक उसके बारे में भी तो कुछ पता नहीं चला है। और इधर ये कहते हुए ही रोहित की नजर अब यहाँ पर सामने रखी हुई एक बुक पर जाती है। जो बुक वहाँ पर वो राजमहल से पढ़ने के लिए, जो बुक वो वहाँ पर स्वाति के पैलेस से अपने साथ पढ़ने के लिए लेकर आया था, इसलिए तभी वो यहाँ पर चिराग से कहता है किंग, अब वो यहाँ पर तभी चिराग कहता है किंग उस वीडियो को देखना चाहेंगे आप। अब इस बात पर अब अब्दुल कहता है किंग आप एक बार देख तो लीजिए, आयशा मैडम का वो रूप वो तो हमारी समझ से ही परे हैं। क्योंकि वहाँ पर अभी भी वो इसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे जब शीला की मौत हुई थी, जब उन्होंने वहाँ पर एक वीडियो को रिकॉर्ड करवाया था करिश्मा को टेडी बियर जो दिया था उसमें जो कैमरा था उसके थ्रू। इधर अब उनकी ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो चलो लेकर आओ उस वीडियो को, और हाँ उस वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित अब अपने काम में उस बारे में तो भूल ही गया था कि उसे अपनी माँ यानी कि जो काम वहाँ पर नताशा ने किया था कि उसे देखना चाहिए, वो इस बारे में भूल गया था। लेकिन अब जैसे ही ये उसे याद दिलाते हैं तो रोहित अब उस वीडियो को देखने के लिए कहता है। इधर ये सुनते ही अब चिराग कहता है ओके सर, और वहाँ पर अब अपने काम में लग जाता है। इधर कुछ ही देर के बाद अब चिराग उस वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट कर देता है। कुछ ही देर तक सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल ही दिखाई देता है। तो अब रोहित कहता है अगर ऐसे हम इसको आराम से देखते रहे तो इसे देखने में तो बहुत सारा समय बीत जाएगा, इसलिए ऐसा करो इसे फास्ट फॉरवर्ड करो ताकि ये जल्द से जल्द खत्म हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है ओके किंग, और यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग अब उसे फास्ट फॉरवर्ड करने लगता है। और आखिरकार वो लोग वहां पर आ जाते हैं जब लाइट चली गई थी। और अब यहाँ पर रोहित कहता है बस चिराग यहीं से ही अब मुझे अच्छे से देखना है, इसलिए अब इसे नॉर्मल चलने दो। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग भी रिमोट को वहीं पर ही रख देता है। तो अब रोहित कहता है तुम दोनों बैठ जाओ, क्योंकि देखो ये तो इसकी टाइमिंग से ही पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही लंबी वीडियो है, इसलिए तुम दोनों आराम से बैठ जाओ। तुम्हें ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हारे पैरों में भी दर्द हो जाएगा। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है लंबी क्यों सर, एक ही कातिल तो है, तो ये इतनी लंबी नहीं होगी। इस बात पर अब रोहित कहता है देखो पता चल जाएगा कि कितने कातिल है कितने नहीं, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ अभी वो सुनो। अब रोहित की ये बात सुनते ही वो दोनों भी अब वहाँ पर साइड में लगी हुई सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों भी अब टीवी की स्क्रीन पर देखने लगते हैं। जैसे ही ये सभी अब टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं तो उन्हें सामने स्टेयरकेस से नीचे आती हुई शीला दिखाई देती है। और तभी जब शीला यहाँ पर नीचे आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था, तो तभी एक शख्स अब उसके पीछे से भागकर अब दूसरी तरफ जाता है। जैसे ही वो शख्स एकदम से भाग के दूसरी तरफ जाता है तो उसके भागने से यहाँ पर शीला अब अचानक से डर जाती है कि आखिर उसके पीछे कौन है। और अब वो यहाँ पर पीछे मुड़कर डरते हुए ही कहती है कौन है वहाँ पर, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम यहाँ पर किस इरादे से आए हो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए ही शीला अब यहाँ पर जब पूरी तरह से पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जब शीला को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता तो अब शीला धीरे धीरे फिर से स्टेयरकेस से नीचे जा रही थी। हालांकि शीला को इनका यहाँ पर चेहरे पर पसीना ही पसीना था, क्योंकि थोड़ी समय पहले शीला का नेत्रा के साथ नेत्रा ने जो उसका हाल किया था उसके बाद वो पहले से ही डरी हुई थी। और अब अचानक से लाइट जाने के बाद तो अब उसे और भी डर लग रहा था।
जब शीला यहाँ पर नीचे जा रही थी तभी किसी ने शीला को वहाँ से पीछे से एक जोर की लात मारी, जिससे कि शीला सीधा ही नीचे गिरते हुए ही हॉल में आ जाती है। क्योंकि बाकी की जितनी भी स्टेयर्स बची हुई थी, शीला उनमें से घुरड़ते हुए ही नीचे आती है और वो जैसे तैसे अब यहाँ पर अपनी कमर को पकड़कर अब उठने की कोशिश करती है, क्योंकि स्टेयर से गिरने की वजह से उसे चोटें भी आ गई थी। तो वो यहाँ पर फिर भी, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके सामने है, इसलिए अपने दर्द को नकारते हुए वो जल्दी से खड़ी भी हो जाती है और अब वो डरते हुए ही कहती है, कौन कौन हो तुम? देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम अपने बारे में बताओ। देखो, अगर तुम नेत्रा ही हो ना, तो देखो मेरे साथ ये धोखा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे साथ ये धोखा करने के बाद तुम खुद भी नहीं बच पाओगी। अरे नेत्रा, तुमने तो मुझे 2 दिन का वक्त दिया है ना, तो तुम फिर से मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो? इधर यहाँ पर शीला की ये बात सुनते ही अब सामने वाला शख्स अब शीला को एक जोर का एक पंच मारते हुए ही उसे अब डाइनिंग टेबल वाली चेयर के पास लेकर आ जाता है, क्योंकि एक थप्पड़ मारने के बाद वो उसके हाथ को पकड़कर अब उसे घसीटते हुए डाइनिंग टेबल के पास लाता है। और अब यहाँ पर क्योंकि उसके साथ एक रस्सी भी थी, तो उसे वो शीला को उस टेबल के साथ उस रस्सी से बांध देता है। तो वहीं जब वो उसे शीला को बांध रहा था, तो अब यहाँ पर शीला कहती है, तुम हो कौन? एक बार बस मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरा कौन सा दुश्मन है जो इस तरह से मेरे साथ ये सब कर रहा है। जैसे ही शीला ने ये कहा, तो ये सुनते ही अब वो शख्स अब जैसे ही अब अपने चेहरे के मास्क को अब हटाती है, तो उस चेहरे को देखकर तो अब शीला की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर शीला को मारने के लिए आया था ये कोई आदमी नहीं बल्कि ये एक औरत थी। उसे देखकर शीला को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बस अपनी फटी हुई आंखों से बस इतना ही कहती है, तुम यहाँ पर? अरे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने मेरे साथ ही ये सब किया? कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि ये औरत आयशा मारवाही थी। इसलिए शीला कहती है, आयशा देखो, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया है, तो तुम मेरे साथ ऐसा करने के लिए क्यों आई हो? चाहती क्या हो तुम? इधर शीला की ये बात सुनते ही आयशा, जो कि यहाँ पर आयशा नहीं थी बल्कि वो नताशा थी, इसलिए अब नताशा कहती है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी अभी तक तो देखो शीला, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम अभी से ही मेरे साथ मुझसे कंप्लेंट कर रही हो। लेकिन हाँ, जो मैं अब आगे तुम्हारे साथ करने वाली हूँ वो बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। और दूसरी बात शीला, जो कि तुमने और तुम्हारे बाप ने हमारे साथ किया है ना, वो बहुत ही भयानक था। तुम्हें बहुत ही शौक है ना यशवंत मल्होत्रा के काम को आगे बढ़ाने का, तो चलो अब वो भी देख लेंगे कि बाप के किए की सजा बेटी को कैसे मिलेगी, क्योंकि तुम्हें अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने का बहुत ही शौक था ना। और हाँ, वैसे तुम्हारे साथ अब मैं जो कुछ भी अब मैं करूँगी ना, वो तुम्हारे ही किए की सजा होगी। तुम भूलो मत, क्योंकि तुमने तो ऐसे काम किए हुए ना, अगर मैं उन सबको गिनने लग जाऊं तो शायद तुम अभी के भी यहाँ पर पानी तक मांगने के लायक नहीं बचोगी। इसलिए याद आया शीला कि तुमने क्या क्या काम किए हैं। अरे याद करो शीला, कुछ साल पहले रोहित के आने से पहले तुमने क्या करवाया था, याद है या भूल गई? इधर जिसे वो नताशा को आयशा समझ रही थी, उसकी ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है आयशा। अरे वो तो अब यहाँ पर शीला ने इतना ही कहा था, क्योंकि शीला बस यही कहने वाली थी कि वो जो उसने करवाया था वो स्वाति मल्होत्रा के लिए था, ना कि उसके लिए। लेकिन उसकी बात को अधूरा छुड़वाते ही उसने भी इतना ही कहा था कि नताशा उसे चुप करते हुए कहती है कि चुप यहीं हो जाओ। और अब वो शीला के हाथों की उंगलियों को अब एक एक करके तोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इसके आगे शीला को बोलने का मौका भी नहीं देती। तो वहीं जैसे अब नताशा शीला की उंगलियों को तोड़ते हुए जा रही थी, तो वहीं हर एक उंगली की टूट के साथ अब शीला की चीखें वहां पर मल्होत्रा हाउस में पूरी की पूरी गूंज रही थी।
मल्होत्रा हाउस में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ पर वैसे तो पूरा सन्नाटा था, लेकिन इस हाउस में आज पूरे के पूरे हाउस में शीला की ही चीखें सुनाई दे रही थी। अब यहाँ पर इस तरह से शीला की चीखों को सुनकर तो अब चिराग कहता है, आयशा मैडम का ये रूप तो सच में मैंने पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता था कि आयशा मैडम सच में उनका एक ऐसा रूप भी है, क्योंकि मैंने तो आयशा मैडम को हमेशा से ही सादगी और एक शांत स्वभाव में ही देखा है। इधर चिराग की इस बात को सुनकर अब अब्दुल भी कहता है, मैंने देखा है, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे मैंने उनका ये रूप यहाँ पेरिस में ही देखा है। अब्दुल अब यहाँ पर उस वक्त के बारे में बताता है जब वो यहाँ से नताशा को आयशा समझ कर लेकर गया था। अब वो कहता है, उस वक्त मेरा भी यही हाल हुआ था चिराग, जो कि अब तेरा हुआ है। इधर अब्दुल की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, अच्छा अच्छी बात है। और उसके बाद वो दोनों ही अब स्क्रीन को देखने लगते हैं। इससे पहले कि नताशा अब अपने काम को आगे बढ़ाती और वो शीला की एक एक हड्डियों को और भी तोड़ देती, उससे पहले ही अब नताशा को वहां पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही अब नताशा को लगता है कि यहाँ पर अब कोई और शख्स है जो यहाँ पर उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर शीला को जोर से एक पंच मारते हुए ही कहती है, किस्मत अच्छी है शीला तेरी, वरना आज तेरी मौत होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे तू भगवान का शुक्र मना के तू अभी मर नहीं पाएगी। और ये कहते हुए ही नताशा अब सीधा ही स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ भाग जाती है। और वहां पर अब वो स्वाति के रूम के सामने जो एक वहां पर उसका कंबल गिरा हुआ था, जिसे ओढ़कर वो यहाँ पर आई थी, वो उसे उठाकर स्वाति के रूम के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे उस रूम में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे उसे वहां पर उस रूम में भी किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो अब यहाँ पर दूसरी तरफ भागने लगती है। अब उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, ये तो दूसरी तरफ से जंप किया है इन्होंने। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो जो कंबल मल्होत्रा हाउस में स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मिला था, वो इनका नहीं था, वो किसी और का था। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, किंग हो गया, क्योंकि देखो आयशा मैडम का रोल यहाँ पर बस इतना ही था।